स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। अविनाश अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। इससे पहले कि अविनाश के साथ जो वाक़या हुआ उसके बारे में हम डिटेल से बात करें, ये बात करना बेहद ज़रूरी है कि अविनाश का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है। अविनाश बेसिकली आईटी कंपनी में काम करते हैं और जो इनकी ड्यूटी है यानी वर्किंग आवर्स है वो फिक्स नहीं है। किसी समय इनको रात के समय में भी शिफ्ट लगानी पड़ती है। किसी समय में अचानक कोई अगर ब्रेकडाउन होता है आईटी का तो इनको छुट्टी वाले दिन भी आना पड़ता है। सैलरी काफ़ी अच्छी है लेकिन उसके साथ ही साथ कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ का जो बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है उन खौफनाक वाक्यों से है जो अविनाश के साथ हुए। पहला वाक्य या यूं कहें कि जो ये वाक्य था ये उसी वाक्य की कड़ी था, उसी खौफनाक वाक्य की कड़ी था जो कुछ दिन पहले अविनाश के साथ हुआ था और उसके बाद अविनाश को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्या सच में कोई उस दिन मेरे साथ आ गया था जिसका मैंने शायद तब महसूस किया हो, जिसको तब ये डर महसूस हो और उसके बाद मैं उसको भूल सा गया। लेकिन नहीं, वो खौफ, वो डर अभी भी मेरे साथ ही है। अब अविनाश रात के समय में अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और ऑफिस में कोई भी नहीं था। एकाएक उनको एक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की और वो रिस्पॉन्स करते हैं कि छोटू तू ही है ना। आगे से उनको आवाज़ आती है हाँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अविनाश एक ऐसे पर्सन है जो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही नहीं करते, यही हो कहें। एग्जाम्पल के तौर पर कि जिस छोटू को वो आवाज़ लगा रहे थे वो वहाँ का पेंट्री बॉय था जो रात के समय में ड्यूटी करता था। जब पता लगता था कि रात के समय में किसी न किसी की शिफ्ट लगनी है तो उसको भी स्पेशल आना पड़ता था। अब छोटू आके अपने किसी दूसरी जगह पे बैठ जाता है, पेंट्री वगैरह में बैठ जाता है और कुछ ही समय बाद छोटू की आवाज़ आने लग पड़ती है जैसे कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है। अविनाश को जो ये लैंग्वेज है काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन पहले मैंने सुनसान रास्ते में ये आवाज़ें सुनी हैं। ठीक उसी तरीके की भाषा में ये आवाज़ की जा रही है। हालाँकि इनको ये भाषा बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो भाषा है ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है। क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज होती है वो गाहे-बगाहे हल्की-फुल्की तो समझ आ ही जाती है। लेकिन उनको लग रहा था कि शायद ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तो ये सोच रहे थे कि हो सकता है छोटू साउथ इंडिया को, मैंने कभी इतना पूछा भी नहीं है। अब परेशान ना करने वाली बात ये थी कि वो देख रहे थे कि भाई वो फ़ोन पर बात कर रहा है, तो कॉफ़ी पीनी है, पानी पीना है, कुछ ज़रूरत है तो मैं भाई खुद ही ले आता हूँ, इतना भी क्या नखरा। ये तो उनकी दरियादिली थी। लेकिन ये महसूस करते रहते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार ही फ़ोन पर बात हो रही है। 1 सेकंड के लिए फ़ोन रखा नहीं जा रहा और जो बात का पैटर्न है वो भी गाहे-बगाहे मिलता-जुलता है। यानी कि कोई बार-बार जब हम एक चीज़ को नोटिस करने लग पड़ते हैं ना कि कोई एक पैटर्न में बात कर रहा है, अब वो बात का लहज़ा बदलेगा, बात का तरीका बदलेगा, हाव-भाव बदलेगा, लेकिन नहीं, ऐसे जैसे कोई रेडियो चल रहा था। 5-10 मिनट बाद एक गाना ख़त्म हो और दोबारा से वही शुरू हो जाए। ये जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये जो काम कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे जिसकी वजह से ये हल्का-फुल्का ध्यान तो उस तरफ दे रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनको था कि भई जो मैंने अपना काम निपटाना है, जल्दी से निपटा कर घर चलूँ। जब ये आए तब उस समय 11 बजे के आस-पास का समय था। लगभग इनके मुताबिक 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास छोटू आया था। अब 4 बजते हैं, 4 बजे फिर से एक कार्ड स्वाइप होने की आवाज़ आती है बायोमेट्रिक के। वो एक और शिफ्ट थी, जो दूसरे इंजीनियर थे आईटी के, उन्होंने आना था। अब वो आते हैं, रोहन जो कि इनके दोस्त थे, ये मिलते हैं कि शुक्र है भाई तू आया, मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करने लगा हूँ, तो मैं चलता हूँ। और हाँ भाई, याद रखना आज हमारे छोटू जो हैं वो कोई लंबी डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपना काम खुद ही कर लेना। रोहन कहते हैं कौन छोटू यार? कहते हैं भाई छोटू, अपना ही छोटू, और कौन? पेंट्री बॉय। तो कहता है वो क्या भी कर रहा है? तो कहता है भाई वो आया है रात को, जब से आया है ना बस पेंट्री में बैठकर बातें किए जा रहा है, ना उसने पूछा है साहब पानी पीना है, ना कॉफ़ी पूछी है। भाई चलो काम में तो मुझे पता लगा नहीं,
ना मैंने पानी पिया, बोतल मेरे पास थी, जो था यहीं पी लिया। कॉफ़ी का मैंने छोड़ पड़ा, क्यों डिस्टर्ब करूँगा? मुझे लगता है उसकी शादी-शुदी हुई है, नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा होगा या फिर फियांसी वगैरह से बात कर रहा होगा। रोहन इनको काफ़ी हैरानी से देखे जा रहे थे कि भाई क्या बातें करे जा रहा है। वो कह रहा है कौन से छोटू की बात कर रहा है भाई, मैं अभी अंदर आया हूँ। और जब वो एंट्री का गेट होता है उसके साथ ही पेंट्री जो थी, वो कहता वहाँ पर तो मुझे कोई आवाज़ ही नहीं। कहता क्या बात कर रहा है यार? हाँ, अब आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन कुछ समय पहले तक तो आवाज़ आ रही थी। यहाँ जब तू आया मैंने तेरे पंच का सुना है, कार्ड के पंच का सुना, तब भी आवाज़ आ रही थी, फिर एकदम बंद हो गई। अब रोहन कहता चल पेंट्री में चल। जब वो पेंट्री में जाता है तो कोई नहीं होता। इनको काफ़ी बात अजीब लगती है कि छोटू अचानक से कहाँ चल गया। ये बाहर जाते हैं ऑफिस के, कॉरिडोर में देखते हैं, नीचे बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, लेकिन छोटू था नहीं। उनको ये छोटू की बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लापरवाही है कि बिन बताए ना कुछ पूछा, पानी वगैरह ना कुछ किया और बिन बताए चला भी गया। गुस्सा इन्हें था, सोच रहे थे कि कंप्लेन की जाए इसके सुपरवाइज़र से, लेकिन यही सोच के कि भाई नौकरी या चली जाएगी, हम किसी के पेट पर लात क्यों मारे। हाँ, जब हम मिलेंगे ना तो तब इससे बात ज़रूर करेंगे। रोहन को भी लगने लगा था कि हो सकता है छोटू चला गया हो और बात जो है वो आई गई होगी। लेकिन क्या इतनी जल्दी बात आई गई होने वाली थी? ख़ास तौर पर अविनाश के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बाद अविनाश को जो पता लगने वाला था, वो अविनाश के लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं था और अविनाश को ना चाहते हुए भी इसका समाधान ढूँढना पड़ा, क्योंकि शुरू-शुरू में तो अविनाश इन बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास करता ही नहीं था। अगले दिन अविनाश की जैसे रात के समय में ड्यूटी थी, अविनाश का ऑफ था, उसके बाद सैटरडे, संडे की छुट्टी। देन उसके बाद अब मंडे को अविनाश आता है। जब अविनाश ऑफिस आता है तो छोटू एज़ यूजुअली सबको कॉफ़ी, पानी वगैरह सर्व कर रहा था। अविनाश उसके पास जाता है, छोटू की बाजू पकड़ता है, उसको साइड पे लेके जाता है और कहता है कि क्यों भाई इतना बिज़ी होने लग पड़ा है? आजकल तू सेवा भूल गया। छोटू कहता है साहब कौन सी सेवा बताइए, पानी पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। वो कहते हैं भाई मैं इस रोज़ की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूँ उस रात की बात जिस दिन तू आया, सारे टाइम फ़ोन पर लगा रहा, ना पानी पूछा, ना कॉफ़ी पूछी, चाय पूछी और चलता बना। अब छोटू जो है वो इनको काफ़ी हैरानी से देख रहा था। कह रहा था कि मैं समझा नहीं। तो वो कहता है समझाता हूँ तुझे, रुक, तेरी कंप्लेन करता हूँ। छोटू अब डर गया, वो कहता है साहब कंप्लेन करने से पहले बता तो दीजिए कि मैंने किया क्या है। तो फिर कहते हैं कि जो तूने किया है अभी तुझे बताता हूँ। उस रात यानी कि थर्सडे की रात तू आया, तूने बातें की अपने फ़ोन पर, मुझे नहीं पता किससे बातें कर रहा था। ज़ाहिर है इतनी लंबी बात तो लड़की से ही हो रही होगी और तू बात भी कर रहा था कुछ साउथ की लैंग्वेज में। मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तू एक ही तरह से बात किए जा रहा था। उसके बाद फिर रोहन आया और तू है ही नहीं, मतलब तू बिना पता चला गया। अब छोटू कहता है कि साहब पहली बात तो ये कि मुझे कोई साउथ की लैंग्वेज आती नहीं। मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजराती मुझे आती है अच्छे तरीके से, साउथ की मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती। और दूसरी बात, आप कौन-सी दिन की बात कर रहे हो? वो कहते हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ थर्सडे नाइट की बात। तो छोटू कहता है कि साहब मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पर था। यानी कि मैं पिछले मंडे से छुट्टी पर हूँ। मैं अपने गाँव गया था, माँ बीमार थी, उसके बाद मैं आज आया हूँ। अब आपने कौन से छोटू को देख लिया? क्या आपने छोटू देखा? कहता है नहीं मैंने देखा नहीं, मुझे लगा तू आया। अरे कोई और होगा साहब, नया कोई आया होगा। सोचते हैं कि हाँ, ये भी बात हो सकती है। लेकिन यार मैंने कहा था कि छोटू, उसने हाँ में जवाब दिया। तो छोटू कहता है कि उसका नाम भी छोटू हो सकता है। अब ये जाते हैं अपने सुपरवाइज़र जो है इसका, छोटू को सुपरवाइज़र इनका अलग हायरार्की होती है, उसको कहते हैं फ़ोन कर, तो पूछ ज़रा। तो छोटू फ़ोन करता है कि साहब अपने जो ये ऑफ़िस है इसमें कोई नया लड़का आया? वो कहते कोई नहीं आया। अब ये जो बात है सबके लिए तो बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन अविनाश के लिए बात बहुत बड़ी थी। क्योंकि जिस भाषा में बात की जा रही थी, वो भाषा जानी-पहचानी थी, जैसा मैंने कहा। और वो क्या थी? ये जो किस्सा है, यहाँ शुरू ये जो किस्सा है, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन इससे पहले हम किस्से का अगला पड़ाव शुरू करें। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले
वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ के साथ ही जो लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, कुछ और अच्छा कंटेंट, हालाँकि डेली का कंटेंट तो आपको मिलता रहेगा, और अलग से सेपरेट आप कंटेंट चाहते हैं तो एक मेंबरशिप जो प्लान है जो मात्र 29 रुपये का है, हालाँकि मैं इसको एंडोर्समेंट में करता हूँ। जो अगला आप छोटा सा पार्ट देखेंगे ये एक छोटी सी एंडोर्समेंट है उस वीडियो के साथ जो मेंबरशिप की वीडियो है। ऐसा ही किस्सा है जहाँ पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला वो ही मरा। क्या जो हमारे किस्से का किरदार था उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया, और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयां किया? ये सब कुछ है जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। ये मेंबर्स ओनली है जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाए जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हटके और कहानियों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैंने बर्डन के तौर पर नहीं किया कि भाई आप सबको बर्डन होगा, आप 100 रुपये खर्चेंगे, 150 खर्चेंगे, मात्र 29 रुपये। इससे मुझे नेचुरली बात है फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मैं आपके जो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा एनहेंस करने में खर्च करूँगा। जो गियर्स हैं उन पर लगाने में, लाइक माइक की जैसे समस्या आ रही है, अब मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है लेकिन कईयों को समस्या है, तो मैंने महंगे माइक्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आने वाले समय में वो भी यूज़ करेंगे कैमरास पर और जो भी लाइटिंग वगैरह पर ये सब कुछ खर्च होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि 29 रुपये जिसमें सिर्फ मुझे 17 रुपये ही मिलेंगे, बाकी गूगल खा जाएगा, यूट्यूब खा जाएगा, तो उससे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो पाएगा वो करूँगा। आई होप आपने ये जो मेंबरशिप की एंडोर्समेंट देख ली है। अब हम बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर। दरअसल ये बात शुरू होती है कुछ ही दिन पहले, यानी कि थर्सडे को ये वाक़य हुआ अविनाश के साथ। अब ये वाक़य दरअसल असल में शुरुआत हुई थी इसकी सैटरडे को, यानी कि उस थर्सडे से पहले वाला सैटरडे। अविनाश अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था आउट ऑफ स्टेशन किसी शादी में। रात की शादी थी, उसके बाद उन्होंने वहीं पर रुकना था। अब अविनाश अपनी सारी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट कर गया हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने किस्से के शुरू में कहा कि काम ऐसा कि किसी समय भी ज़रूरत पड़ सकती है। अविनाश डेडिकेटेड था, छुट्टी ली हुई थी, वो अपने लोकेशन से दूर भी था, लेकिन फ़ोन आता है अविनाश को उसके बॉस का कि एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ है और ज़रूरत है तुम्हारी। अविनाश जो कि शादी एंजॉय कर रहा था, कुछ 11 बजे का समय था, और जो लोकेशन थी उसके घर से और जो लोकेशन थी उस पैलेस से जहाँ पर मैरिज थी 4 घंटे की दूरी पर थी। अब अविनाश ना नहीं कर सकता था, क्योंकि हमेशा से उसने अच्छे तरीके से काम किया था और उसको जितनी ग्रोथ इस कंपनी में मिली थी वो बाकियों के लिए तो अनबिलीवेबल हो सकती है, लेकिन अविनाश को पता था कि उसने कितनी मेहनत की है। इसलिए अविनाश कहता है कि सर देखिए, मैं तो मैरिज पर आया हूँ, छुट्टी पर, आपको पता है, लेकिन फिर ऐसा करना है, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा और 4 घंटे का सफ़र तो कम से कम लगेगा। तो बॉस कहते हैं चलो ठीक है भाई, जल्दी कर, ज़रूरत है। अब अविनाश अपने पत्नी से डांट खाकर, बच्चों की नाराज़गी सहकर गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। मजबूरी थी। पत्नी को कह देते हैं कि भाई तुझे रुकना पड़ेगा, तू रुक, मैं सुबह फिर आ जाऊँगा, कल संडे ही तो है। अविनाश चल पड़ते हैं और जिस समय अविनाश वापस आ रहे थे, जिस समय अविनाश इस शादी के लिए आ रहे थे, तो उस समय दिन का टाइम था।
जिसकी वजह से इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता किया लिया था, जो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर बचा बचा रहा था। हालाँकि वो रास्ता सुनसान था, वन वे था, लेकिन कम से कम उससे टाइम बच रहा था और फ्यूल भी। अब इस समय जब अविनाश को बिल्कुल ज़रूरत थी कि मैं कम से कम समय में पहुँचूँ, रात का समय होने की वजह से ट्रैफ़िक भी नहीं था और 4 घंटे का सफ़र 3 घंटे में पूरा किया जा सकता, लेकिन अगर इस शॉर्टकट को ऐड कर लिया जाए तो हो सकता है ढाई घंटे में पूरा किया जा सके। अविनाश पूरी तेज़ी से अपने काम की तरफ लौट रहे थे और अब उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ ये जाते हैं। गाड़ी अपनी मोड़ लेते हैं जहाँ से ये दिन के समय में भी निकले थे। अब आराम से अविनाश उस रास्ते में जाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलती गाड़ी में अचानक उनको ऐसा लगता है कि कोई सामने से परेशानी गुजरी है। एकदम से ये ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी रुक जाती है, बंद हो जाती है। अविनाश जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं बोनट खोलकर, सेल्फ मारकर देखते हैं, गाड़ी तो जैसे बिल्कुल डेड ही हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जल्दबाजी में अविनाश अपने फ़ोन को चार्ज करना भी भूल चुके थे और फ़ोन भी अब तकरीबन डेड होने की कगार पर था। ऐसे में वो यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत में फँस चुके थे। ना ही उनके पास कुछ ऐसा ज़रिया था जिससे वो पता कर सकते कि गाड़ी में क्या समस्या है और आस-पास बिल्कुल सुनसान। अब अविनाश को कुछ डर सताने लगा था। हालाँकि फ़ोन डेड होने से पहले उन्होंने अपने बॉस को मैसेज कर दिया कि सर जो कार है वो ख़राब हो चुकी है, तो मे बी कुछ समय लग सकता है। बॉस का मैसेज भी आ गया ओके, बट प्लीज़ मेक इट क्विक। लेकिन अब गाड़ी जो है वो अविनाश के हाथ में तो थी नहीं कि वो उसको ठीक कर दे। ये तो काम मैकेनिक का था और रात के तकरीबन 1 से डेढ़ बजे का समय। सुनसान रास्ते में मैकेनिक तो दूर, वहाँ पर तो कोई इंसान और नज़र ही नहीं आ रहा था। अब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अविनाश, इधर-उधर देखे जा रहे थे कि कोई आए, बाइक पर आए, कोई गाड़ी में आए, कोई ट्रक में आए, कम से कम किसी को हाथ दूँ, थोड़ा बहुत किसी को पता हो या फिर आस-पास का कोई हो, मैकेनिक ही ले आए। लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय एक अजीब-से तरीके का एहसास, जो कुछ समय पहले इनको अपनी गाड़ी के सामने हुआ था कि मेरी गाड़ी से के सामने हो ना हो कोई गुज़रा है, परछाई जैसा। क्या था? लेकिन इस चीज़ को वो डिसाइड कर नहीं पा रहे थे। ख़ैर अब अविनाश सोचते हैं कि क्यों ना मैं थोड़ा-सा आगे चलूँ, हो सकता है कोई ना कोई मदद मिल जाए। वो अपनी गाड़ी को लॉक लगाते हैं और आगे की तरफ फिर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ हद तक उनकी सोच ठीक भी थी, क्योंकि अविनाश देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ी-सी आगे एक मोड़ है। वहाँ पर एक गाँव का बोर्ड लगा हुआ है और वो बोर्ड जो है इशारा कर रहा है कि शायद आगे जाकर कोई गाँव होगा। अब ये सोचते हैं कि गाँव तो इस समय बिल्कुल बंद होगा, लेकिन किसी का अगर दरवाज़ा खटखटाऊँगा, कोई न कोई मदद तो मिलेगी। ये चलना शुरू कर देते हैं और मेन रोड पर तो बिल्कुल भी धुंध नहीं थी, लेकिन इस रास्ते में हल्की-हल्की धुंध थी। हो सकता है कि खेतों की वजह से। लेकिन अब जैसे-जैसे अविनाश आगे चलते जा रहे थे, उनको इस चीज़ का आभास था नहीं कि वो किस ऐसे इलाके से गुज़रेंगे, जहाँ पर तो लोग दिन के समय में भी बहुत मुश्किल से आते हैं। अचानक से उनकी नज़र पड़ती है एक दीवार पर और ये देखते हैं कि दीवार पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है। अविनाश हल्का-सा उसको अपने रिफ्लेक्सेस को तेज़ कर कर देखने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा वहम तो नहीं है। रात के 1 डेढ़ बजे एक दीवार पर कोई मुझे इंसान जैसा बैठा हुआ नज़र आ रहा है। हो ना हो ये मेरा वहम होगा। लेकिन अगर इंसान है तो फिर मैं क्या इसे रोकूँ? लेकिन अगर इंसान है तो क्या मैं इससे पूछूँ कि वो कोई मुझे मदद मिल सकती है? लेकिन ये दीवार पर बैठा कर क्या रहा है? बेहद ही डरावना माहौल जो है वो बन चुका था, क्योंकि धुंध छा रही थी और जो दीवार काफ़ी ऊँची थी। अब वो जब दीवार के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा था उसके बाद तो अविनाश सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड था वो था कब्रिस्तान का। कुछ समय पहले जो अविनाश सोच रहे थे कि मैं इस आदमी को बुलाता हूँ, अब वो उसको बुलाने की हिम्मत कर नहीं रहे थे। वो देख रहे थे कि आदमी इनकी तरफ देखे जा रहा है। हालाँकि सही तरीके से उसको शक्ल नज़र आ नहीं रही थी, क्योंकि अंधेरा था बहुत ज़्यादा। अविनाश के पास लाइट का सोर्स भी नहीं था। वो देखते हैं और उसके बाद ध्यान अपना उधर करते हैं और आगे की तरफ चल पड़ते हैं।
कुछ समय बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं। अब उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि वो आदमी ठीक वैसे ही बैठा था, इनकी तरफ देख रहा था। लेकिन उसका सर पूरी तरीके से घुमा हुआ था। धड़ वहीं दूसरी डायरेक्शन में था, सर वहाँ घुमा हुआ था। अविनाश पूरी तरीके से डरते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपने आप को ये हौसला देते हुए कि यह मेरा वहम होगा, अंधेरे में मैंने इसको सही तरीके से देखा नहीं कि ये कैसे बैठा है, ये भागते हैं अब आगे की तरफ। लेकिन जब ये भाग रहे थे, ये अपने आप को अकेला महसूस कर नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था कि कुछ 2 से 3 लोग इनके साथ-साथ चले आ रहे हैं और कुछ बड़बड़ाए जा रहे हैं। ये वही लैंग्वेज थी जो 4 दिन बाद अविनाश ने अपने ऑफिस में लगातार तकरीबन 4 घंटे तो सुनी। जिसको ये छोटू समझ रहे थे, जिसको ये समझ रहे थे कि शायद वो अपनी भाषा में कोई बात कर रहा है, सेम यही आवाज़ जो है वो उन्होंने सुनी। अब ये जैसे-तैसे करके एक रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जो लग रहा था कि शायद कोई बंद दुकान होगी, अगर दुकान बंद होगी वहाँ पर कोई ना कोई फ़ोन नंबर तो होगा, लेकिन फ़ोन तो मेरे पास है नहीं। खैर, जैसे-तैसे करके ये लाइट की तरफ जाते हैं तो इनको थोड़ी-सी राहत महसूस होती है। वहाँ पर एक छोटी-सी दुकान थी खोखा टाइप। रात के 1:30 बजे वो खुली हुई थी। क्या ये रास्ता इतना चलता है कि रात के समय में भी एक कन्फेक्शनरी की दुकान हल्की-सी छोटी-सी खुली हो? खैर, ये देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। वो इनकी तरफ देख के मुस्कुराए जा रहा था, ना वो पूछ रहा था कि आपको क्या चाहिए। यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा? ये कहते हैं कि आगे जो आदमी वो कहता है कि क्या हुआ? तो ये सारी बात बताते हैं। वो आदमी कहता है कि साहब आपको इस समय इस रास्ते पर होना नहीं चाहिए। मैं आपको बस एक सलाह दूँगा कि आप अपनी गाड़ी की तरफ वापस चले जाइए। अब ये सोचते हैं कि भाई ये कौन होता सलाह देने वाला? ये कहते हैं कि भाई अगर मैकेनिक है तो बता दो। वो कहता है कि मैकेनिक तो छोड़िए साहब, मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते पर ज़्यादा मत रुकिए, आपके लिए नुकसानदायक है, आप जाइए, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। इसको ये बात काफ़ी ज़्यादा अविनाश को अजीब लगती है कि ये क्या पागल लग रहा मुझे, मेरी गाड़ी मैं इतनी देर से उसको ट्राई कर रहा हूँ, चल नहीं रही। फिर ये आदमी कैसे कह सकता है कि ये मेरी गाड़ी ठीक होगी? वो कहते हैं कि भाई मेरी बात सुन, मेरा दिमाग अभी पहले ही ख़राब है, प्लीज़ अगर बता के कोई गाँव में कुछ है, कोई मैकेनिक है तो मुझे बता दे। अगर उसका पता है तो प्लीज़ अपने फ़ोन से एक बार फ़ोन कर दे, पैसे जितने चाहिए मैं दे देता हूँ। लेकिन आदमी वो हँस के कहता है कि साहब आप वापस चले जाइए और हाँ, किसी को लेकर मत जाना साथ में। अब जब अविनाश ये बात सुनते हैं तो वो गुस्से से कहते हैं यार मैं किसी को क्यों लेकर जाऊँगा, वहाँ यहाँ मुझे तुझे तेरे सिवा कोई मिल नहीं रहा और एक पागल जो दीवार पर बैठा हुआ है उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये आदमी कहता है कि गलती से भी उस पागल को मत ले जाना अपने साथ, नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये कहते हैं ले जाऊंगा यार, अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं भी ले भी जाऊंगा। अरे जब वो यहाँ से चलेगा ना उसको कहूँगा मेरे साथ चल पड़। तू बता, तू तू क्या लगता है बता, तेरी क्या दिक्कत है, तेरी क्या परेशानी है? वो उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ने के मूड में थे, हालाँकि कुछ ही सेकंड में ही वो ये महसूस करते हैं कि वो किसी अनजान जगह में हैं और कम से कम जो ये आदमी है अपनी इस लोकेशन का जानकार है और अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो कोई किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो एक बात काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करते हैं कि इतना चिल्लाने के बाद भी, इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो आदमी ऐसे ही मुस्कुरा रहा था बिल्कुल आराम से कि जैसे उसको कोई किसी भी तरीके की परवाह है ही नहीं। ये अपना थोड़ा-सा अपने आप को दोबारा कंट्रोल में रखते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई आस-पास वॉशरूम है? वो आदमी कहता है बिल्कुल पास में ही है, कर लो। वो बिल्कुल अपने खोखे के पास कहता है। ये कहते हैं कि भाई बदबू नहीं आएगी तुझे? कहता नहीं। खैर ये अब बाथरूम करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ इनका जो ध्यान होता है मतलब उस खोखे के ऑपोजिट और कहते हैं सॉरी यार मैंने थोड़ा तुझे गुस्से में कह दिया ज़्यादा, मुझे कहना नहीं चाहिए था भाई, माफ़ कीजिए,
बस यार मैकेनिक के बारे में मुझे पता कर दो, अगर ठीक है नहीं तो फिर मुझे रात सारी गाड़ी में बितानी पड़ेगी, रात भी क्या है यार। मैंने बहुत ज़रूरी काम पे जाना था, गालियाँ अलग से पड़ेंगी, चलो वो भी सँभाल लूँगा, लेकिन अब ये गाड़ी पता नहीं मैं क्या करूँ। अब जब वो बाथरूम करके पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई होता ही नहीं। अब जो इनका डर था वो चरम सीमा पार कर चुका था। एक खोखा देखते ही देखते गायब हो चुका था, और क्या ये प्रेत से बात कर रहे थे? अब इनको उसकी बातें याद आ रही थी कि मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। ये जल्दी से भागते हैं। भागते-भागते फिर वो उस कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं, और वो जो बैठा था ऊपर, ठीक वैसे ही बैठा इनकी तरफ देख रहा था। गर्दन इनकी तरफ थी, उसको क्रॉस करते हैं। दिमाग में एक बात आती है कि मैं फिर पीछे मुड़ के देखूँ, वो गर्दन तो नहीं घुमाएगा। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई था ही नहीं, उस दीवार पर कोई था ही नहीं। अब तो इनकी हालत ज़्यादा पतली हो चुकी थी। पहले तो ये काफ़ी तेज़ भाग रहे थे, लेकिन इस वाक़ये के बाद, उस आदमी के गायब होने के बाद इनकी चाल काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ चुकी थी, और वो आवाज़ें फिर से आने लग पड़ी थी। वो जो लैंग्वेज है, वो जो भाषा है, जो इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो फिर से शुरू हो चुकी थी। जैसे-तैसे करके ये गाड़ी की तरफ जाते हैं, गाड़ी का लॉक खोलते हैं मैन्युअली, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, साँस लेते हैं, पानी पीते हैं, सेल्फ मारते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। जैसे ही गाड़ी चल पड़ती है, इनकी जान में जान आती है। एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि उसने कहा था गाड़ी चल पड़ेगी और मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था, क्या वो मेरी मदद कर रहा था? और उसने कहा था कि किसी को साथ मत लेकर जाना। मैंने तो गुस्से में कह दिया था कि हाँ ठीक है, वो पागल को ले जाऊँगा, तू क्या कर लेगा? क्या कहीं वो मेरे साथ तो नहीं आ गया? आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो साथ आ चुका था। अपनी बिल्कुल नॉन ड्राइविंग सीट पर देखते हैं कि वो अजीब से तरीके का दबी हुई थी, जैसे कोई बैठा हो। लेकिन अभी ये वक़्त बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं था, ये जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भगाते हैं। ऑफ़िस पहुँचते हैं, अपना काम करते हैं। कुछ उनको महसूस नहीं होता अंटिल थर्सडे की रात, जिस दिन वो प्रेत आया, बातें करता रहा उसी भाषा में, और उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया विनाश के साथ। अभी विनाश को रह कर वही आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी। रात के समय में ऑफिस आने से उसको डर लगता था। खास तौर पर उसने बॉस को कह रखा था कि मैं अकेले काम नहीं करूँगा रात के समय में ऑफिस में, मेरे पास पेंट्री बॉय कम से कम होना चाहिए। पेंट्री बॉय पहले आएगा, उसके बाद मैं आऊँगा। लेकिन वो आवाज़ें अविनाश को तो परेशान करती रहती थी, उसको छोड़ नहीं रही थी, जितना भी वो कोशिश करता। अविनाश इन बातों को मानता नहीं था, लेकिन अब जो अविनाश के साथ हो रहा था, उसकी किसी भी तरीके की कोई भी जस्टिफिकेशन अविनाश के पास थी नहीं। पहले वो डॉक्टर के पास गया कि शायद हेलुसिनेशन है, साइकियाट्रिस्ट के पास वो गया, दवाई चली, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ नहीं मिला। फिर वो उसी जगह में गया दिन के समय में, उसी गांव में, और गांव वालों से बात करने की कोशिश की। उसको पता लगा कि यहाँ पर एक छोटा सा खोखा होता था किसी ज़माने में, और वो जो इंसान था काफ़ी भला मानस इंसान था। आए गए लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता, उनसे बातें करने की कोशिश करता। एक नेक इंसान था, लेकिन एक रात वो गायब हो गया। उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आया। हाँ, उससे कुछ दिन पहले वो सबको ये कहता था कि ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, अब ये रास्ता चलने लायक नहीं रहा। यहाँ पर अपने बच्चों को अकेले मत भेजिए। ये जो रास्ता है, यहाँ पर अब प्रेतों का वास हो चुका है। जो मुर्दे हैं वो कब्र से निकलकर उनके प्रेत इस सड़क पर भटकते हैं, मुझे नज़र आते हैं। मैं उनको डाँटता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि किसी को भी परेशान ना करो, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुझे भी ले जाएँगे। वो आए गए अजनबियों को हमेशा यही कहता था कि साहब ये रास्ता खतरनाक है, यहाँ से चले जाइए। फिर एक रात, फिर एक बार वही गायब हो गया, कभी नजर नहीं आया।
लेकिन साहब आपको कैसे पता कि यहाँ पर कभी खोखा हुआ करता था? पहले, बहुत समय पहले कभी आए होंगे। ये टालते हैं बात और कहते हैं हाँ, 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 बहुत समय पहले आया था मैं शायद। लेकिन उनको क्या पता था, ये तो कुछ ही दिन पहले आए थे और उन्होंने वही खोखा देखा था। और वही एक भला इंसान जो शायद अब उस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी लेकिन उसकी आत्मा आज भी सहायता कर रही थी अनजान लोगों की। लेकिन इन्होंने काफ़ी गुस्से से उसके साथ डील किया। उसके बाद फिर ये पंडित जी के पास गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने सारी बात बताई, डाँट इनको अलग से पड़ी। आज भी इनका इलाज जारी है। नज़र इन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ़ वो आवाज़ें जो हैं इनको चैन से जीने नहीं देती। इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन जितनी भी है। इसलिए कहते हैं ना कि हमें अनजान रास्ते नाप-तोल कर तय करने चाहिए। लालच समय को बचाने का, लालच पैसे को बचाने का नहीं करना चाहिए। जब सफ़र पर निकल पड़े हैं तो इतनी परवाह क्या। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। यूएसए के नेशनल पार्क्स आमतौर पर जंगल ही होते हैं, लेकिन उनको नेशनल पार्क्स का दर्जा दिया जाता है। जितने ही वो खूबसूरत है, जितने वो आकर्षक हैं, उतने ही डरावने हैं। कहानियां प्रचलित हैं, खौफनाक, डरावनी, बेहद डरावनी कहानियां हैं डिसअपेरेंसेस की। कब वहां पे किस वक्त गुम हो जाता है किसी को नहीं पता। तलाश की जाती है, ढूंढने की कोशिश पुरजोर की जाती है, लेकिन ना ही नाम मिलता है, ना ही निशान। ऐसा ही किस्सा जो है वो आज का है। चर्चा इस पर हम बाद में करेंगे, लेकिन जो किस्सा है काफ़ी खौफनाक है, दिलचस्प है। किस्सा है राजीव और शिल्पा का। राजीव और शिल्पा यूएसए में रहते थे। पेंसिल्वेनिया स्टेट और पेंसिल्वेनिया के जो नेशनल पार्क है वो बेहद ही आकर्षक हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जितने आकर्षक उतने डरावने हैं। अब दोनों जो हैं शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, लव रिलेशन में थे, और दोनों का एक शौक काफ़ी कॉमन था, वो था कैंपिंग करना। ये अलग-अलग देशों में वेकेशंस पे जब जाते शादी के बाद, तो फिर ये कैंपिंग करते थे जंगलों में, या फिर कुछ हद तक ट्रैकिंग भी करते थे। सो इनकी जो ज़िंदगी है काफ़ी अच्छी गुज़र रही थी तब तक, जब तक वो मनहूस रात नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि इन्हें अपना सबसे बेहतरीन शौक छोड़ना पड़ा। वाक़ई कुछ ऐसा हुआ कि पेंसिल्वेनिया के नेशनल पार्क ने इन्हें घुमा कर रख दिया। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम जाएँगे, कैंपिंग करेंगे। हालाँकि कई लोग इन्हें रोकते थे कि यूएसए के नेशनल पार्क्स में मत जाओ कैंपिंग कर, क्योंकि वहाँ पर डिसअपेरेंसेस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक केस ऐसा था कि एक लड़की अपने माँ-बाप के सामने एक पत्थर के पास गई, बड़ा-सा पत्थर था, और देखते ही देखते जब उन्होंने उस पत्थर की तरफ देखा, कुछ समय नहीं आई, तो वो वहाँ पर थी नहीं। वो इलाका ऐसा था कि वहाँ पर आँखों के सामने तो गायब होने वाला कोई चीज़ था ही नहीं। लोगों ने ढूँढा, बहुत ढूँढा, आस-पास पुलिस ने पूरा सर्च अभियान चला, लेकिन उस लड़की का कभी नामो-निशान मिला नहीं। एक ऐसा ही वाक़या हुआ एक छोटे से बच्चे के साथ, जो अपने माँ-बाप के साथ उस पार्क में घूमने गया था, नेशनल पार्क में। उसके दादा ने उसको छोड़ा, वो कुछ कदम आगे चला, और एक मोड़ था, उस मोड़ का वो मोड़ जो है मुड़ा, बाद में वो कभी नज़र ही नहीं आया। ऐसे ही कई खौफनाक किस्से हैं, दिल दहला देने वाले, जिनका आज तक कभी कोई निशान मिला ही नहीं। बावजूद इसके ये दोनों दंपत्ति जाना चाहते थे उस नेशनल पार्क में, या कहें कि यूएसए के उन नेशनल पार्क में से एक जहाँ पर डिसअपेरेंसेस होती थी। अब ये दोनों जाने चलना शुरू कर देते हैं। एक जगह अपनी गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद छोटी सी एक
क्लिफ थी, वहाँ पर इन्होंने जाना होता है पैदल। अब जब वे उस तरफ जा रहे थे, वहाँ पर उनको एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर किसी ने खुरचा हुआ था, डोंट डेयर टू गो। लेकिन ये शायद वार्निंग थी जिसको ये दरकिनार कर देते हैं। ये फिर आगे बढ़ते हैं और अब एक प्लेन में आते हैं जो आसपास जिसके पेड़ ही पेड़ थे और बीच में बिल्कुल अच्छा सा ग्राउंड था। लोकेशन इतनी अच्छी थी कि इनका देखकर तो मन खुश हो गया। जो लेकिन इसके बाद इनके साथ जो होने वाला था वो कुछ ज़्यादा बेहतर था नहीं। पेड़ जब ये देखते हैं तो थोड़े से हताश हो जाते हैं क्योंकि शायद बारिश हुई थी और जिसकी वजह से पेड़ सारे के सारे गीले थे। अब रात का समय हो रहा था, इन्होंने कैंपिंग करनी थी, बॉनफायर करनी थी, लेकिन आग पेट्रोल डालने के बावजूद भी, फ्यूल डालने के बावजूद भी जल ही नहीं रही थी। कोई शक्ति थी शायद जो आग को बार बार बुझाई जा रही थी। आग जलती, एक ही झटके में आग बुझ जाती। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब इनको शायद ये एहसास हो चला था कि इन्होंने आकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब किसी तरीके से रात तो गुजारनी थी। अब कुछ समय बाद ये जब टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे, एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीख से इनकी जाग खुलती है। जाग क्या खुलती है, इनका तो दिल ही दहल जाता है। ये पाते हैं कि इनके टेंट के आसपास कोई घूमे जा रहा है और ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई शायद इंसान नुमा चीज़ है। लेकिन जहाँ तक इनका ख्याल था कि इनके सिवा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। जो ये चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी, कुछ समय बाद ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वो परछाई भी। लेकिन उसके बाद अब कुछ होता है अजीब। अजीब क्या होता है कि जो जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, किसी चिड़िया तक के चहकाने की आवाज़ आ नहीं रही थी। अब वहाँ पर धीरे धीरे करके जानवरों का कुतूहल बढ़ने लग पड़ता है। उस चीख के बाद अजीब से तरीके के बिहेवियर जानवर कर रहे थे, मानो कि सारे के सारे जानवर जो हैं इनके कैंप की ओर ही आ रहे हैं। वो आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब जैसे ही इनको दोनों को ये महसूस होता है तो शिल्पा कहती है अपने पति को कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, और शायद उसके पति को भी ये चीज़ महसूस हो रही थी। ये दोनों जल्दी टेंट से बाहर निकलते हैं। सर्द रात, चांद की हल्की हल्की रोशनी इनको रास्ते की ओर इशारा तो कर रही थी। वो रास्ता इनको नजर आ रहा था जहां से आए थे। अब ये भागते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही ये भाग के उस रास्ते की तरफ पहुंच रहे थे, ये महसूस करते हैं कि वो रास्ता तो आगे से बंद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही समय पहले तो वो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। ये घूमते हैं कि शायद इनको गलती लगी होगी। ये दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पर कोई रास्ता था ही नहीं। मानो ऐसा लग रहा था कि जो जानवर है अब इनका ही पीछा कर रहे हैं। आवाजें काफी पास तक आ चुकी थी, लेकिन कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। मानो सिर्फ जानवर की आवाजें ही थी और कोई नहीं था। रात भर इनका सामना अदृश्य शक्तियों से हुआ। रात भर इनका सामना अजीब आवाजों से हुआ। रात भर ये ऐसे ही कहीं इधर कहीं उधर भागते रहे, लेकिन इनको रास्ता कहीं नजर नहीं आया। ये हार कर फिर पहुंचे अपने टेंट की ओर और अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि अगर आपकी मर्जी है तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो फिर शायद ये जंगल हमें लील जाएगा, जैसे कि शायद काफ़ी लोगों को लीला है, जिनके बारे में हमने कभी शायद विश्वास नहीं किया, जिनको हम शायद दकियानूसी समझते थे या सिर्फ किस्से कहानियाँ समझते थे। शायद आज वो भी हमारे साथ होने वाला है, लेकिन ऐसा शायद अभी इनकी किस्मत में था नहीं। शायद ये इनको चेतावनी थी कि आप आ जाए हैं, फिर कभी मत आना। उसी दहशत में, उसी डर से ये जब टेंट में जाते हैं, कब इनको नींद आ जाती है पता नहीं लगता। अब जब इनकी जाग खुलती है तो तेज़ धूप जो है वो
सारे उस ग्राउंड में, सारे उस जंगल में फैली हुई थी। ये जल्दी से उठते हैं, देखते हैं कि जानवर तो अभी भी कोई नहीं था। कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांति। ये दूर से देखते हैं, इनको रास्ता नज़र आ रहा था। ये जल्दी से पैकअप करते हैं, अब उस रास्ते की तरफ भागते हैं क्योंकि इनके मन में डर था कि कहीं रास्ता फिर से गायब ना हो जाए। लेकिन जैसे-जैसे ही ये उस रास्ते की तरफ भागे जा रहे थे, वैसे-वैसे इनका हौसला बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब ये रास्ता इनको लेकर जा रहा था इनकी गाड़ी की तरफ। बस ये दिन था, उसके बाद ज़िंदगी में भी कभी इन्होंने कैंपिंग नहीं की, ख़ास तौर पर यूएसए के नेशनल पार्क्स में। अभी कुछ दिन पहले जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर एक भाई हैं, उन्होंने कहा था कि यूएसए की डिसअपीयरेंसेस के बारे में आप बात कीजिए। तो ये किस्सा काफ़ी देर से मेरे पास पड़ा था। मैं सोच रहा था कि इसे नरेट करूँ या ना करूँ क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इट डज़न्ट सीम रियल। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अ, हर एक व्यूअर की डिमांड होती है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर सुनने वाले हैं अपने भाई लोग तो ज़रूर नरेट करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको नरेट कर लिया। हाँ, जहाँ तक डिसअपीयरेंसेस की बात है, मैंने रिसर्च की और सच में डिसअपीयरेंसेस हैं, सच में ऐसे वाक़ये हैं, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला कि वो लोग कहाँ पे गए, वो बच्चे ख़ास तौर पर कहाँ पे गए। नेशनल पार्क डिसअपीयरेंसेस एक बहुत बड़ा आर्काइव है और आज तक अमेरिका जैसे राज्य स्टेट में आज तक अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो हैं वो इतनी हाई लेवल पर हैं, इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। क्या ये लोग खुद से गायब हो गए? क्या इनको जानवर खा गए? लेकिन अगर जानवर खाते कुछ ना कुछ तो विशेष बचता, लेकिन कुछ नहीं बचा। खैर, चर्चा का विषय है ये डिसअपीयरेंसेस, लेकिन एक था किस्सा काफ़ी देर से मेरे पास पड़ा था, नरेट नहीं कर रहा था, तो सोचा कर लेते हैं आज नरेट। आई होप जो आज का एपिसोड है आपको पसंद आया होगा और आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।